हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं विज्ञान विषय से रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी इस यूनिट के पर चर्चा करेंगे। आज के हम इस कक्षा में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कब हम उसको रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे, उसके लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, घड़े का टूटना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या ये सारे परिवर्तन एक जैसे होते हैं? तो आज हम समझेंगे कि कौन से परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे और किसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। सबसे पहले एक क्रियाकलाप से इसको समझते हैं। एक क्रियाकलाप देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ जब हम मिलाते हैं तब क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने एक बीकर में लिया हुआ है, और इसका टेम्परेचर अभी 20-21 के आसपास है। इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। तो जैसे ही इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इस पूरे बीकर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये 60 के ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रयोग हमने देखा, इसमें जब हम जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम थर्मामीटर में स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। एक और प्रयोग हम देखेंगे और फिर दोनों की तुलना करेंगे। ये चूल्हा है, इसमें पानी डाल रहे हैं। इस स्थिति में भी सरसराहट की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है कि पानी जलने लग जाता है। इसको करते वक्त हमेशा ठोस प्रिपरेशन करें, जैसे पानी जलना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। सरसराहट की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। अभी ये जो प्रयोग हमने देखा, तो ये दो प्रयोग हमने देखे, क्या ये दोनों एक समान थे? जब हमने पात्र में अनबुझा चूना लेकर उसमें पानी डाला, सरसराहट की आवाज़ हुई और पात्र गर्म हो गया। क्या ये दोनों परिवर्तन एक समान हैं? दोनों में ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में ही हीट बाहर आ रही है, ऊष्मा बाहर आ रही है। पहले प्रयोग में सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण बीकर गर्म हो जाता है। यह एक भौतिक क्रिया है, यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि दूसरे प्रयोग में
जब अनबुझे चूने में पानी डालते हैं तो उसमें उत्पन्न होती है और यह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उसमें उत्पन्न होने के आधार पर परिवर्तन की प्रकृति को नहीं बता सकते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो एक समान दिखे वो एक ही प्रकार के परिवर्तन हो। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे आगे कि पहला वाला प्रयोग क्यों भौतिक परिवर्तन है और दूसरा क्यों रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान के लिए यह देखना होगा कि क्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बना है या नहीं। यदि कोई नया पदार्थ बन जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। सोडा वाटर आपने गर्मियों में उपयोग किया होगा, आपने पिया होगा सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक। सोडा वाटर को जब हम लिटमस पेपर के साथ प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर अम्ल और क्षार की पहचान करता है। नीला लिटमस अम्ल के साथ लाल हो जाता है और लाल लिटमस क्षार के साथ नीला हो जाता है। तो इस तरह से अम्ल और क्षार की पहचान होती है। तो सोडा वाटर की बोतल में सोडा वाटर में जब हम नीले लिटमस को डुबाते हैं तो वह गुलाबी हो जाता है। वैसे ही जब हम सोडा वाटर की ढक्कन खोल देते हैं तो निकलने वाली जो गैस होती है उसको भी हम नीले लिटमस के साथ प्रयोग करते हैं, उसके साथ परीक्षण करते हैं, तो वह उस गैस के साथ भी गुलाबी रंग देता है। इस तरह से बोतल खोलने के बाद जो गैस निकल रही है और बोतल खोलने से पहले, या हम उसमें भरे बोतल सोडा वाटर की बात करें तो दोनों की प्रकृति एक समान है। अर्थात जो गैस निकल रही है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, वह कि सिर्फ उसमें घुली हुई थी और जो वहाँ से मुक्त हो रही है। तो यहाँ पर दोनों की प्रकृति अम्लीय है। एक और उदाहरण देखें, खाने के सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो निकलने वाली गैस की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। इसको जब हम लिटमस के साथ प्रयोग करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो अम्लीय है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले वो क्षार था, अब अम्ल है। इस तरह से उसमें कोई नया पदार्थ बन गया है। तो दोनों प्रयोग में, जो सोडा वाटर वाला प्रयोग था, तो सोडा वाटर में केवल जो घुली हुई गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो बाहर आ रही थी। यहाँ पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल जो घुली हुई गैस है वो बाहर आ रही है। जबकि खाने की सोडे में नया पदार्थ बन रहा है क्योंकि वो क्षार से अम्ल हो जा रहा है। अब इसको एक हम प्रयोग के द्वारा समझें कि खाने के सोडे को गर्म करते हैं तब क्या होता है। ये देखिए, ये खाने का सोडा है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। खाने का सोडा सामान्यतः घर में उपयोग किया जाता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। इसको हम गर्म कर लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे। इसको ध्यान रखें कि इसको कभी भी हाथ में ना पकड़ें, इसको होल्डर से पकड़ें। अब हम इसको बर्नर पर गर्म करेंगे। बर्नर ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही हम इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं, इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही इसके जो सतह है, टेस्ट ट्यूब की सतह है, उसमें पानी की बूंदें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, गैस स्पष्ट रूप से निकलती हुई दिख रही है और पानी की बूंदें उसके सतह पर दिखाई दे रही हैं।
पानी की बूंदें दिखाई देंगी। इसको देखिए, ये देखिए पानी की बूंदें। इसका मतलब यह है कि इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो पानी तो अवश्य रूप से बन रहा है और कोई गैस बन रही है। तो यहाँ पर एक छाड़ को गर्म करने के बाद पानी और कोई गैस बन रही है, अर्थात वो किसी अन्य चीज़ में बदल जा रहा है, तब हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लिए गए पदार्थ से भिन्न है। साथ ही प्रयोग के समय वो जो पानी की बूंदें हैं आपने देखी भी होगी। तो यह पूरा प्रयोग को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। इसको गर्म किए तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्पष्ट रूप से दिख रहा था, निकलता हुआ कोई गैस, पानी की बूंदें सतह पर दिखाई दी और नीचे जो बच गया वो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था। इस तरह से कोई पदार्थ के साथ प्रयोग करने रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कोई नया पदार्थ बन गया। किसी पदार्थ से नया पदार्थ का बनना ही तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना, उस समय जो परिवर्तन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो हम इसको कह सकते हैं, ऐसी क्रियाएं जिसमें नया पदार्थ बनता हो वह रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। इस प्रयोग में सोडियम बाइकार्बोनेट अभिकारक है क्योंकि हमने उसी पदार्थ से रासायनिक अभिक्रियाएं करवाई। वही पदार्थ जो है अन्य पदार्थ में बदला है तो अभिकारक हुआ। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक होता है, जबकि अभिक्रिया के बाद जो नया बनने वाला पदार्थ है वो उत्पाद कहलाता है। अभी देखे गए प्रयोग में सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पाद है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो इसको उदाहरण समझ लेते हैं। अभी जो हमने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किए, सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो सोडियम कार्बोनेट अभिकारक होगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पाद होंगे क्योंकि ये बन रहे हैं। इस तरह से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कि कब कब कोई रासायनिक अभिक्रिया को हम किस लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे। तो सबसे पहले एक प्रयोग देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ले लेते हैं। इस पर हम थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे जिससे रासायनिक अभिक्रिया तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। देखिए गैस के बुलबुले बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो जाता है और क्रिया के अंत में आपको एक पारदर्शी साफ द्रव प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि पहले जो कैल्शियम कार्बोनेट जो जल में अविलेय पदार्थ था वह अब कैल्शियम क्लोराइड जल में विलेय पदार्थ के रूप में बदल गया, इसलिए इस अभिक्रिया में बने जल में वह घुल गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण का यह पहला प्रयोग, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो अघुलनशील पदार्थ है
उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है और गैस प्रोड्यूस होती है, गैस बनती है और एक घुलनशील पदार्थ बनता है कैल्शियम क्लोराइड, जो उसमें बने हुए जल में घुल जाता है और पारदर्शी द्रव लास्ट में अंत में हमको मिलता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके साथ हमने क्रिया कराया था HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, और कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना था। तो इस तरह से यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर कोई अन्य पदार्थ बना लिए। तो इस पूरी अभिक्रिया में हमको जो लक्षण देखने को मिला, अभी तो स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें जो हमको जो लक्षण देखने को मिला वह है गैस का निकलना और अभिकारकों की अवस्था परिवर्तन। तो हम इस प्रयोग से ये बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि गैस का निकलना और अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। तो जहाँ पर गैस का निकलना होगा, अभिकारकों का अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही होंगी। एक दूसरा प्रयोग देखते हैं। हम शक्कर को गर्म करके देखते हैं। सामान्यतः ये घरों में जब चाशनी बनाई जाती है तब किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में हम शक्कर ले लेते हैं, अब हम इसको गर्म करेंगे बर्नर में। तो पहले तो जब शुगर गर्म होती है तो पिघलती है, देखिए पिघल गई। इसको और ज़्यादा जब हम गर्म करेंगे तो यह जलने लग जाएगी, जलकर काली हो जाएगी। इसको हम चारिंग कहते हैं, शक्कर का, शुगर का चारिंग या अंगारन भी कहते हैं इसको। तो ये था शक्कर को गर्म करने का प्रयोग। इसमें भी हमको कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। देखिए अभी पहले जो हमने शक्कर लिया था वो अलग था और बाद में जो काला पदार्थ हमको मिला वो अलग था। पानी की बूंदें भी उसमें दिखाई देती हैं जब हम उसको गर्म करते हैं। तो शक्कर को जब हम गर्म किए तो इस तरह से उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। शक्कर C12H22O11 C12H22O11 प्लस 12O2, ये दोनों मिलकर शक्कर और ऑक्सीजन मिलकर हमने गर्म किया। ऑक्सीजन क्रिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, CO2 और H2O। तो देखिए ये इस प्रयोग में नए पदार्थ बनने की जो क्रिया है वह उसको गर्म करने पर ही संपन्न होती है। अर्थात ये जो परिवर्तन है शक्कर को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलने की क्रिया, इसमें हमको ऊष्मा देना पड़ रहा है। अर्थात इस पूरी क्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी अभिक्रिया है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जहाँ पर भी ऊष्मा अवशोषित होती है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो नए पदार्थ बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न हो रही है। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जबकि हमने जो पिछला प्रयोग देखा, चूने में जब पानी हमने डाला था तब वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई थी और ऊष्मा बाहर आई थी। तो वहाँ पर ऊष्मा हमको देनी नहीं पड़ी, बल्कि ऊष्मा वहाँ से बाहर निकल गई। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर आती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। शक्कर को गर्म करके नए पदार्थ में बदलना, रासायनिक अभिक्रिया कराना, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जबकि चूने में पानी डालना और उस अभिक्रिया में
ऊष्मा को उत्पन्न होना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस पूरे प्रयोग से हम यह जान सकते हैं कि ऊष्मा परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। जहाँ पर भी ऊष्मा परिवर्तन होगा, अवशोषित होगा या उत्सर्जित होगा, वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में एक और प्रयोग करके देखेंगे। इसमें हम दूध के साथ लेमन जूस, नींबू के रस को डालते हैं। अब देखेंगे क्या होता है। इसको आप सभी जानते हैं, जब दूध में कोई खट्टी चीज़ चली जाती है तो दूध फट जाती है, उसमें एक अम्लीय पदार्थ बन जाता है। तो देखिए, ये एक बॉल में दूध रखा हुआ है और दूसरे जार में लेमन जूस रखा हुआ है। इसको मिला देते हैं। ये देखिए, इसको मिलाने के बाद दूध गाढ़ा हो गया और इसमें कोई अम्लीय पदार्थ हमको दिखाई देता है तैरता हुआ। उंगली से करके देख लेते हैं इसको। ये देखिए, आपको ये अम्लीय पदार्थ मेरे उंगली में दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोई अम्लीय पदार्थ बना, इसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो जब दूध में नींबू का रस डालते हैं तो सफ़ेद अम्लीय पदार्थ प्राप्त होता है, ये एक अवक्षेप है। तो अवक्षेप का बनना भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण होते हैं। अब अन्य लक्षणों को जानने के लिए हम एक और प्रयोग करेंगे। हम तांबे की छीलन को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए, जब हम तांबे की छीलन को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब में HNO3 लिया हुआ है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। अब हम इसमें कॉपर की कुछ छीलन डालेंगे। इस प्रयोग में स्पष्ट रासायनिक अभिक्रिया दिखती है क्योंकि यहाँ पर रंग परिवर्तन होता है। ये जो है छीलन है, कॉपर की छीलन। चलिए, जैसे ही हमने डाला तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो गई और आपको भूरे रंग की गैस निकलती हुई दिख रही होगी स्पष्ट, और नीचे नीले रंग का लिक्विड आपको दिख रहा होगा। नीचे नीले रंग की लिक्विड होती है और ऊपर भूरे रंग की गैस निकलती हुई दिखती है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से रासायनिक अभिक्रिया होता हुआ दिखता है, पूरी तरह से रंग परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो इस तरह से इस पूरे प्रयोग में रंग परिवर्तन आपको देखने को मिले होंगे। जब हम नाइट्रिक अम्ल में छीलन डाले तो भूरे रंग की गैस और नीचे नीला रंग का विलयन प्राप्त हुआ। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, कॉपर Cu प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये जब क्रिया किए तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और पानी बना। तो इस पूरे अभिक्रिया में जो कॉपर नाइट्रेट है, उसी के कारण कॉपर नाइट्रेट जो बना हुआ है CuNO3,
इसके कारण जो नीचे जो लिक्विड दिख रहा था नीले रंग का, वह कॉपर नाइट्रेट था, और ऊपर जो गैस उड़ रही थी जो भूरे रंग की थी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस पूरे प्रयोग में भूरा रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने के कारण होता है और नीला रंग कॉपर नाइट्रेट के बनने के कारण होता है। तो ये दो चीज़ें कॉपर और नाइट्रिक अम्ल मिलकर कॉपर नाइट्रेट जो नीला रंग का और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरा रंग ये देता है। तो इस प्रयोग से हम यह जान सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो तो वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण होता है। तो रंग परिवर्तन होना भी दर्शाता है कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं वहाँ पे हो रही है। तो अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण को हम इस तरह से बता सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण इस तरह से होते हैं। पहला, गैस का निकलना। दूसरा है रंग परिवर्तन, जैसा कभी प्रयोग में हमने देखा था। तीसरा है अवक्षेप का बनना। चौथा है ऊष्मा परिवर्तन। पांचवा है अवस्था परिवर्तन। और एक साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ एक से अधिक अभिलक्षण भी दिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, किस आधार पर पहचाने कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है और इससे जुड़े संभावित लक्षण बताइए। दूसरा प्रश्न है, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। चौथा प्रश्न है, कॉपर का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया में भूरे रंग का वाष्प किसके कारण होता है, कौन सा पदार्थ के बनने के कारण होता है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो इसमें कोई पदार्थ जुड़ेगा। चलिए इसको एक प्रयोग से देखते हैं। मैग्नीशियम के तार को हम जलाकर देखते हैं क्या होता है। ये मैग्नीशियम का तार है। ये इस मैग्नीशियम के तार को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम, इसको हम जब भी जलाएं तो इसको हमेशा चिमटी की सहायता से पकड़नी चाहिए, किसी होल्डर की सहायता से पकड़नी चाहिए। ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं जलाना चाहिए। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बर्न करके देखते हैं, जला के देखते हैं। चलिए चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम की पट्टी को पकड़ लेते हैं। चलिए इसको अब जलाएंगे। देखिए इसको जैसे ही हम जलाते हैं तेज़ रोशनी के साथ ये जलती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। इसको डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए बिना गॉगल की लगाए, क्योंकि इससे आँख पर प्रभाव पड़ सकता है। और ये जो सफ़ेद पदार्थ प्राप्त हुआ है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह सफ़ेद चूर्ण आपको प्राप्त हुआ जलने के बाद, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो इस पूरी अभिक्रिया में मैग्नीशियम को जब हम जलाएं तो तेज़ रोशनी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, Mg+O2
MgO, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। इस पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ सीधा सीधा जुड़ गया है, तो यहाँ पे संयोजन हुआ। तो इस प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर कोई नया पदार्थ बना देते हैं तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अन्य उदाहरण अमोनिया, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर अमोनिया NH3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जुड़कर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लिया, ये सीधे सीधे जुड़ गए हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण होने से पहले वो 3 बार संयोजन अभिक्रियाएँ होती, तो उसको हम इस स्टेप में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। S सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाती है। तो ये पहला संयोजन अभिक्रिया हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। इसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, SO2 प्लस O2 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो ये दूसरा संयोजन अभिक्रिया हुआ। फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ क्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस पानी H2O, ये मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल बनने में 3 संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरा प्रकार है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जब हम खाने के सोडे को गर्म किए थे तो सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना था। आपको याद होगा अभी हमने प्रयोग किया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा NaHCO3 को हम गर्म किए थे तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 पानी H2O और CO2 बना था। तो देखिए ये सोडियम कार्बोनेट एक पदार्थ है और ये टूटकर 3 अन्य पदार्थ बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, अपघटन की अभिक्रिया हो रही है, टूटने की अभिक्रिया हो रही है। तो जब कोई अभिकारक टूटकर नया उत्पाद बनाता है तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो इसको तापीय अपघटन कहते हैं, जैसे कि जल का विद्युत अपघटन होना। जल का विद्युत अपघटन भी अपघटन का उदाहरण है। जब जल में विद्युत चिंगारी दी जाती है तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, यह भी अपघटन का उदाहरण है। चूने का पत्थर CaCO3 ये चूने का पत्थर है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड या चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर भी कोई पदार्थ टूटकर नया पदार्थ बन रहा है। इस तरह से जब कोई अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। तो हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। यह प्रयोग जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की रासायनिक अभिक्रिया है। यह प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि भी है। देखिए एक परख नली में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए हैं। अब इसमें हम जिंक डालेंगे। जैसे हम डालते हैं यहाँ पे वायु के बुलबुले आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। हवा वहाँ पर निकल रही है, कोई गैस की बूंदें निकल रही हैं, गैस के बुलबुले वहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए स्पष्ट गैस की बुलबुलें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कोई गैस बन रही है। अब हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो इस पूरे प्रयोग में जब हम जिंक के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है और
जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। वो जो गैस के बुलबुले थे वो हाइड्रोजन गैस था। तो जिंक, जिसको हम Zn से दर्शाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl में जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर जिंक स्वयं जुड़ जाता है। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, ये देखिए ये जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ये जो हाइड्रोजन है इसको यह जिंक हटाकर स्वयं जुड़ जाता है और जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यहाँ पर अमोनिया लिखा हुआ है पर ये अमोनिया नहीं है, जिंक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक नया पदार्थ बनाया है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करके विस्थापित करके कोई नया पदार्थ बना ले, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अगला प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आपने प्रयोग देखा था दूध में, जब हम नींबू का रस डाले थे तो वहाँ पर सफ़ेद अविलेय पदार्थ प्राप्त हुआ था। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है हम उसको अवक्षेप कहते हैं और इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दूध में नींबू का रस जब डालते हैं तो अवक्षेप बन जाता है। तो हम इसमें एक और प्रयोग देखेंगे। जब छूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं हमारे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तब वहाँ पर क्या होता है, ये देखिए ये चूने का पानी है। चूने का पानी बनाना बहुत ही आसान है। चूने में पानी मिला लेते हैं, वो उबलता है, उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं, रात भर या 12 घंटा उसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद ऊपर एक स्वच्छ जल दिखाई देता है जो चूने का पानी होता है। यह जो स्वच्छ जल दिख रहा है वो चूने का पानी है। इसमें हम पाइप की सहायता से सांस छोड़ रहे हैं। तो जैसे ही हम इसमें सांस छोड़ते हैं चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए ये दूधिया हो गया, तो चूने का पानी दूधिया हो गया। तो इस पूरे प्रयोग में जो पारदर्शी चूने का पानी है वो दूधिया हो जा रहा है, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, ऐसी चीज़ बन गई है जो उसमें घुल नहीं रही है, स्पष्ट बाहर से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जब हम चूने के पानी में सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो दूधिया हो जाता है। तो दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि चूने का पानी CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। और हम पहले ही जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलेय है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलेय है और जिसके कारण वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर दिखाई देता है। तो पूछा जाता है कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया क्यों हो जाती है। दूधिया इस कारण हो जाता है क्योंकि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो जल में अविलेय है। इस तरह से वहाँ पर अवक्षेप बन जाता है। तो यह पूरी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उसका उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी CaOH। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसके कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है और पानी बना। तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। अगला प्रकार है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण जैसा कि नाम से पता चलता है कि उदासीन हो जाना, कोई चीज़ अम्ल हो या क्षार हो और वो दोनों ही ना हो। तो उदासीनीकरण कहने का मतलब हुआ कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वह लवण और पानी बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब जब इतनी मात्रा में दोनों होते हैं कि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दें, मतलब पूरी तरह से वो लवण बन जाए, लवण परिवर्तित हो जाए, तब वह जो विलयन होता है वह ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है, बल्कि वो लवण का विलयन होता है।
तो इस तरह से अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसको हम प्रयोग से देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक प्रयोग होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है उसमें हम फिनोप्थेलिन डालते हैं। फिनोप्थेलिन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो ये जो गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग ये बताती है कि अभी विलयन जो है वो क्षारीय है। तो क्षारीय, इसका गुलाबी रंग हटने का मतलब होगा कि अभी यह क्षार नहीं रहा। तो अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा अम्ल की कुछ कुछ बूंदें डालते जाते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते जाते हैं और हिलाते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आएगी जब पूरा विलयन गुलाबी रंग से हटकर रंगहीन हो जाएगा। इस स्थिति में अब हम ये कहेंगे कि अब यह क्षारीय नहीं रहा। अब इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। नीले लिटमस और लाल लिटमस के साथ ये कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। इस तरह से अब यह न तो अम्ल है न तो क्षार है, बल्कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना लिए हैं और पानी बना लिए हैं। तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया की पहचान होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो इस पूरे प्रयोग में आपने देखा कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाए और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए, उदासीन कर दिए। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसमें क्षार NaOH अम्ल HCl के साथ क्रिया किया और लवण NaCl मतलब खाने का नमक NaCl और पानी बनाया जल H2O। तो इस तरह से अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो गए। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है ऑक्सीकरण और अपचयन। हम इसको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को अंतर से समझेंगे। सामान्य शब्दों में हम इसको कहेंगे तो हम इसके दो खंड बना लेते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट हो रहा है। सामान्य शब्द हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना। अब इसका उल्टा अपचयन होगा, ऑक्सीजन का मुक्त होना। तो हमने एक प्रयोग देखा था, मैग्नीशियम के टुकड़े को हमने जलाया था तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इस कारण यह जो पूरी अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ये देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराए थे, जलाए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा है। तो यह पूरी तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रही है। अब इसका उल्टा होगा अपचयन। जब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। देखिए इसमें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन हट रहा है। ये देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, इसको जब हम गर्म करते हैं तो Hg मतलब मरकरी और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर हो जा रही है। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाती है। अब अपचयन के प्रतिपेक्ष में दूसरा अंतर समझें, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन जब जुड़ता है तब अपचयन कहलाती है। अब इसका उल्टा होगा ऑक्सीकरण में, और हाइड्रोजन जब मुक्त हो जाएगी तो ऑक्सीकरण होगी। जिस तरह से हमने इसको समझा ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, उसी तरह से हम अपचयन को हाइड्रोजन के साथ समझें। तो हम सबसे पहले अपचयन की तरफ देखें तो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये देखिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बना रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, जो नया पदार्थ बन रहा है उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस तरह से यह अपचयन की अभिक्रिया होगी। अब इसका उल्टा ऑक्सीकरण होगा, मतलब हाइड्रोजन का मुक्त होना। अमोनिया को जब हम रक्त तप्त कांच में प्रवाहित नली में प्रवाहित करते हैं, कांच की नली में, तब वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया से NH3 से, इसमें हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन मुक्त हो जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है। तो इस अमोनिया से हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण हुआ।
तो इस तरह से हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का मुक्त होना ऑक्सीकरण है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का मुक्त होना ये अपचयन है। अब हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। कुछ जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी जैव रासायनिक कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसको हम जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देता है। उसी तरह से जब घरों में जलेबी बनाना हो या इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, उस समय खमीर उत्पन्न किया जाता है जो ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूक्ष्म जीवों, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये हो रही होती हैं, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का बहुत महत्व है। हमारा दैनिक जीवन रसायन के बिना चल नहीं सकता, दवाइयों के बिना तो आजकल संभव नहीं है जीवन यापन। तो दवाइयाँ हैं, खाद हैं, कीटनाशक है, सीमेंट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। अब आप ये पूरा यूनिट हमने कवर कर लिया है। आपके लिए गृह कार्य है, उदासीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षणों को उदाहरण से समझाइए। तो ये कुछ सामान्य आपको प्रश्न हमने दिए हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पर समझ में ना आए वो वीडियो आप बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। तो आज हमने पूरी तरह से कवर कर लिया, पूरा चैप्टर हमने कवर किया है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम किसे कहेंगे, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, और सभी को हमने प्रयोग करके भी देखा है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको भी हमने प्रयोग के द्वारा हमने समझा। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को अंतर से समझ लिया। ऐसे तो इस तरह से आप लोग पढ़ाई करिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, नोट्स ज़रूर बनाएं। अगले वीडियो में हम अगले यूनिट के साथ मिलेंगे।